चलिए इस ब्लॉग को, इस क्यूएनए ब्लॉग को, संडे क्यूएनए ब्लॉग को शुरू करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप लोग। आज है संडे और आप लोगों को पता है बहुत टाइम हो गया मुझे प्लान करते हुए कि संडे को मैं एक क्यूएनए डाल दूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे थे। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस कर करके क्वेश्चंस पूछते हैं। आई एम सॉरी, मैं सबका जवाब नहीं दे पाता हूँ। मुझे लगता है कि यार इनका जवाब देना अभी शायद इम्पोर्टेंट है, मैं उनको दे पाता हूँ, लेकिन बाकी लोगों को मैं धीरे धीरे डेली आई थिंक 2 4 5 10 लोगों को दे देता हूँ, ठीक है, जब मैं स्क्रॉल करता हूँ इंस्टा तो। और बाकी नहीं दे पा रहा हूँ, उनका धीरे धीरे जवाब आ जाएंगे, ठीक है आप लोगों को। लेकिन जो मैंने पर्टिकुलर एक पोस्ट किया था यूट्यूब के ऊपर, उस पर भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए और आई थिंक मुझे उन सबको डिस्कस करना चाहिए। एंड दैट दिस थिंग आई वाज प्लानिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम, so we're gonna follow the same rule, like if somebody have been asked me in English any question, I'll just try to reply in English, and जो जिसने हिंदी में पूछा है उनको हिंदी में रिप्लाई करेंगे, ओके। तो चलिए इस ब्लॉग को, इस क्यूएनए ब्लॉग को, संडे क्यूएनए ब्लॉग को शुरू करते हैं। लेकिन ब्लॉग शुरू करने से पहले वेलकम बैक टू माय चैनल बेडिकोस माय लाइफस्टाइल। दिस इज मोहित। आई एम गोना शो यू सम पार्ट ऑफ माय लाइफ इन माय own style, okay? So let's get started with this beautiful Sunday Q&A vlog. आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा तेरी वाले नीले आसमाने के तले। सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूँ, वो है प्रिया जी का। प्रिया ने पूछा है, भैया फिलीपींस में किस ईयर में स्टेथोस्कोप यूज करते हैं या यूज आएगा। तो भाई पहली बात तो मैं बात करूँ, जब हम लोग एबी साइकोलॉजी में, तो स्टेथोस्कोप का कोई काम नहीं है। एबी साइकोलॉजी में तो क्या ही काम होगा, आप समझ सकते हैं। बीएस में भी कोई काम नहीं है। उसके बाद फर्स्ट ईयर में भी हमें स्टेथोस्कोप का कोई काम नहीं था, क्योंकि फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होती है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और हिस्टोलॉजी वगैरह, जो कि नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं, हमें बस बुक से पढ़ना होता है पूरा, उसमें स्टेथोस्कोप वगैरह कोई काम नहीं है। लेकिन जब सेकंड ईयर में आते हैं, तो सेकंड ईयर में जो इंटरनल मेडिसिन है उसकी ओस्की वगैरह के लिए, या फिर आप मान लीजिए पीडियाट्रिक्स की ओस्की वगैरह के लिए, इन सब चीजों के लिए आपको स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो आप कोई भी सस्ता सा स्टेथोस्कोप, क्योंकि अभी अगर बजट नहीं है तो इन सब चीजों के लिए, एंड आई डोंट थिंक सो अभी इन सब चीजों पे खर्च करने का भी कोई मतलब है। लेकिन यार ये सब पता है इमोशनल चीजें होती है डॉक्टर्स के लिए, स्टेथोस्कोप वगैरह। तो जब लेंगे तो अच्छा लेंगे, लेकिन क्योंकि हम लोगों को, मैं मेरी बात करूँ तो मुझे इमरजेंसी में चाहिए था, तो मैंने ऐसे ही लजाड़ा वगैरह से ऑर्डर कर लिया था, ठीक है, तो उस टाइम यूज करने के लिए। बट हाँ, सेकंड ईयर से आप लोगों को स्टेथोस्कोप वगैरह यूज करना होगा, तो आप लोगों को मिल गया होगा आपका जवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो है प्रीति यादव। प्रीति यादव ने पूछा, भैया एनमेट में हाई परसेंटेज आने पे यूनिवर्सिटी में कोई स्कॉलरशिप मिलती है क्या। पहली बात तो आप कहीं लंदन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप यूएस में नहीं पढ़ रहे हैं, आप यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप्स वगैरह की बात की जाती है मोस्टली। जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यूएस वगैरह, जो बड़ी अच्छी कंट्रीज मानी जाती है पढ़ाई वगैरह के चक्कर में, तो उनमें हम लोग बात करते हैं स्कॉलरशिप वगैरह की। ये क्वेश्चन मुझसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि स्कॉलरशिप वगैरह का क्या कुछ है। तो सीधी बात बोलूं तो दिस इज ए बिजनेस मॉडल फॉर दिस ऑल पीपल, चाहे वो एजेंट हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी वाले हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, जो भी इनसे रिलेटेड है। तो स्कॉलरशिप की बात आप छोड़ी, जो चाहे आप 100 में से 100 भी परसेंटाइल ले भी आओ ना, तब भी पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, एक चीज है, अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं। चेंज मतलब अभी तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एनएमसी का वो आने के बाद। नहीं तो लोग पहले क्या करते थे, बीएस के टाइम पे इसको ये एग्जाम देते थे एनमेट का, और फिर अगर उनके अच्छे मार्क्स आते थे तो वो यूनिवर्सिटी वगैरह शिफ्ट कर लेते थे उसके हिसाब से, ठीक है। तो बस ये बात आपको समझ आ गई, स्कॉलरशिप का कोई चक्कर नहीं है। तो दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी प्रीति यादव के। इन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए लाइन में, लेकिन मुझे लगा कि इन सब का थोड़ा थोड़ा जवाब दे ही देना चाहिए। कुछ क्वेश्चन मैंने उनसे सेलेक्ट किए। आप हॉस्टल में रहते हैं या बाहर। पहली बात तो मैं हॉस्टल में भी रहा हूँ 6 महीने तक। जब मैं यहाँ पे नया नया आया था तो हॉस्टल में ही रहा था, और आई थिंक दैट वाज ए बेटर डिसीजन, बिकॉज जब आप नए नए आते तो आप लोगों को यहाँ के चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, यहाँ के कल्चर के बारे में पता नहीं होता, यहाँ की मार्केट्स के बारे में नहीं पता होता। तो इट वुड बी बेटर इफ यू विल स्टे फॉर सम टाइम इन द हॉस्टल that might be provided by the agencies or by the university, okay, any of them. So ये होता है। तो मैंने 6 महीने तक हॉस्टल में रहा था। उसके बाद जब मुझे नॉलेज हुई इन सब चीज़ों की, तो मैं बाहर रहने लगा, और उसके बाद से मैं बाहर ही रह रहा हूँ। आई थिंक ऑलमोस्ट अबाउट 3 years, ओके, 3 साल से बाहर रह रहा हूँ। तो नेक्स्ट इनका है, ये डॉक्यूमेंट्स एंड फीड आप कहाँ सबमिट करते हैं।
डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने के लिए मैं जो एक नया व्लॉग बनाने वाला हूँ इन सब के लिए, क्योंकि मुझे थोड़े दिन में ही मुझे यूनिवर्सिटी जाना है और यूनिवर्सिटी से कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह काम है, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। वैसे एक पर्टिकुलर चीजें हैं जैसे रजिस्ट्रार जिसे बोलते हैं, आपको अगर कैश वगैरह जमा कराना है तो कैशियर है, और रजिस्ट्रार होता है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम होता है ज़्यादातर, तो आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है, किसी नए व्लॉग में। ओके, तो अगला क्वेश्चन है वो है गोलम जेलानी। इन्होंने पूछा है भाई साहब आपका व्हाट्सएप नंबर प्लीज, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन फिलीपींस मेडिकल कॉलेज फॉर MBBS। भाई एक चीज है, मैं इंस्टाग्राम ID देके परेशान हो जाता हूँ बहुत सी बात, क्योंकि बहुत सारे लोग यार कॉल कर देते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, ऑल्दो मैंने इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन वगैरह सब बंद कर रखे होते हैं। मुझे कोई भी मैसेज वगैरह आता है तो मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, जब मैं ऑन करके उसको चलाता हूँ तभी मुझे मैसेज वगैरह आते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कॉल वॉल कर देते हैं, और मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूँ हमेशा कि मुझे कॉल मत करो यार इंस्टाग्राम वगैरह पे। व्हाट्सएप के तो नंबर की तो छोड़ ही दो यार, मैं चलाता ही नहीं हूँ, है ना, आप ऐसा सोच लीजिए। व्हाट्सएप में नहीं चलाता हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे जब आप कॉल वॉल करते हैं तो आपको एक और दिक्कत हो जाएगी कि अगर आप कॉल करेंगे मुझे तो मैं आपके कोई भी मैसेजेस रिसीव नहीं करूंगा, और ऐसा मैं करता हूँ। ये मैं आज तक किसी को बताया नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप मैसेजेस कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, अगर मुझे लगेगा और मुझे टाइम भी मिला 1-2 दिन में तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और हाँ, मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा, जो भी मैसेजेस करते हैं उनका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करता हूँ और कर रहा हूँ, ठीक है। और जो फोन वोन करने की सोच रहे हैं तो दिक्कत में है, समझ रहे हो। चलिए, तो फोन वोन नंबर नहीं मिल सकता है यार। आप लोगों को अगर MBBS करना है, कुछ भी करना है, मेरे थ्रू क्या करना है यार, मेरे थ्रू किसी थ्रू एडमिशन लेना है, कोई बात नहीं, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है अर्जुमंड कालीम। आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग दिस नेम करेक्ट और नॉट, बट आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ही हैव आस्क्ड हाउ मच यू पे फॉर वीजा एक्सटेंशन। हाँ यार, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का था कि वीजा एक्सटेंशन जब कराते हैं पहले तो कितने दिन में होता है। पहली बात तो आप इंडिया से अगर आएंगे यहाँ पे, अभी तो संभावना नहीं है, जब भी आएंगे तो जब आप इंडिया से आएंगे तो एक टूरिस्ट वीजा पे आएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे आके एक स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, और हर स्टूडेंट वीजा को हर 1 साल में एक बार रिन्यू कराना होता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग अभी इंडिया में, हमारे क्लासमेट्स भी जो फंसे हुए वो इसीलिए फंसे हुए क्योंकि उनका स्टूडेंट वीजा एक्सपायर हो गया है, अब उन्हें फिर दोबारा से सेम ही प्रोसेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसमें बात पे आते हैं कि कितना पैसा लगता है स्टूडेंट वीजा रिन्यू कराने के लिए। तो भाई वो डिपेंड करता है, एक्चुअली सम टाइम तो ये एजेंसीज पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये लोग कमीशन वमीशन लेते हैं थोड़ा बहुत, 100, 200, 400, 500 रुपए, ठीक है। तो अगर ऑलमोस्ट लगा लीजिए 15 से 16,000 पैसोस पर ईयर, 16,000 पैसोस मतलब ये हो गए लगभग 25,000 रुपीज के लगभग, ठीक है। तो 25,000 रुपए लगा लीजिए आप हर साल के वीजा रिन्यू कराने के लिए, ओके। लोगों ने पूछा है आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है क्या? नहीं, हमें फारसी में पढ़ाया जाता है। हाँ भाई, हमें इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। आप लोगों ने ये तो बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे लोगों से सुना ही होगा, और अगर आप फिलीपींस के बारे में कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको ये तो पता लगेगा कि फिलीपींस की जो यूनिवर्सिटीज है, ऑल्दो फिलीपींस की जो मोस्ट ज़्यादातर बोले जाने वाली भाषा है वो इंग्लिश ही है, और मतलब ज़्यादातर लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं और ज़्यादातर लोग बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स द कम्युनिकेशन जो हमारा है टीचर्स का और हमारा, वो भी इंग्लिश में होता है और पढ़ाया भी इंग्लिश में जाता है, ओके भाई। कॉकॉम नाउ डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गेमोडिक भाई से, तो उन्होंने पूछा है एज ऑफ नाउ बाय द इशुएंस ऑफ इंडियन गैजेट MBBS डिग्री ऑफ फिलीपींस इज नॉट वैलिड, हु सेड? I have been already made video about it. If you haven't watched it, please go and watch it, okay. You will get that video in my some recent videos, okay. Scroll it out. And so what would be happen if the students who are pursuing their MBBS in Philippines? पहली बात तो भाई जो लोग ऑलरेडी MBBS कर रहे हैं फिलीपींस से या BS में ऑलरेडी एडमिटेड हैं, ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में हेडेक लेने की जरूरत है नहीं, थी भी नहीं और रहेगी भी नहीं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने पहले ले लिया एडमिशन, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये बात तो आप लोगों को उन सब वीडियो से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी, और आई होप मैंने इनका जवाब दे दिया हो। अगला क्वेश्चन है अपने यजद भाई का। यजद भाई ने पूछा शुड आई परचेज ए नाइस कैनवास कॉलेज बैग और ए प्लेन रेजिन बैग? भाई बड़े ख्वाब देख रहे हो अभी से। ऐसा कुछ नहीं है यार, जो आपको पसंद आए आप वो खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप ये बैग लेके नहीं आ सकते, वो बैग नहीं लेके आ सकते, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और अभी यार, अभी आई थिंक आप जल्दी नहीं सोच रहे कुछ, है ना।
अभी तो यहाँ आने के लिए सोचो कि लगेज बैग कौन सा लेके आना है, ठीक है, आते टाइम फिर बात करते हैं इसके बारे में। तो जो भी आपको अच्छा लगे यार, जो भी बैग आपके पास हो, और बैग नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी पास के पास में बुक्स उठाई, जो भी आपकी क्लास विलास से निकल लो, एक नोटबुक एक बुक, चलो ठीक है, हो गया, समझ रहे मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंटेंट ऑन रस। उन्होंने पूछा भैया 200 नंबर आए हैं नीट में, एनमेट क्लियर होगा कि नहीं। भैया पहली बात तो नीट एंड एनमेट बोथ आर द वेरी डिफरेंट थिंग्स, वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वेरी डिफरेंट थिंग्स। अब उसके बाद उसमें सिमिलरिटीज क्या है नीट एंड एनमेट में, कि दोनों ही एक मेडिकल एडमिशन टेस्ट है, ठीक है, नीट एंट्रेंस टेस्ट है, ये एडमिशन टेस्ट है, दैट्स ऑलमोस्ट सेम थिंग, ओके। दूसरी चीज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में, दोनों में आती है, तो दोनों में आती है, बाकी इन दोनों का रिलेशन कोई नहीं है। नीट बहुत हायर लेवल का एग्जाम है, एनमेट बहुत, मैं लोअर नहीं बोलूंगा, उससे कम लेवल का एग्जाम है, ठीक है। तो अगर आपके 200 नंबर भी आए हैं या 400 आए हैं या 1000 आए हैं, ये आपको कोई श्योरिटी नहीं देता कि आपका एनमेट क्लियर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्या श्योरिटी देता है फिर, आपको रीजनिंग आनी चाहिए अच्छे से, आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रीजनिंग्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्पेशली इंग्लिश की बात करूँ तो, और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका मीडियम जो भी होगा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ रही है।